सेहतनामा। श्रोताओं नमस्कार। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल राय राठौर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। विषय है पाचन संस्थान और उससे जुड़ी बीमारियां। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते इस कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर विपुल रॉय राठौर से और बातें हो रही थी पाचन संस्थान से जुड़ी बीमारियों और उनके उपचार के बारे में। हमने बहुत विस्तार से बातें की थी और डॉक्टर साहब ने ये वादा किया था कि अगले हफ्ते यानी आज इस कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। तो डॉक्टर साहब फिर से हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर विविध भारती के स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीते हफ्ते हमने बहुत सारी बातें की थी और बातचीत का जो सिलसिला है वो एसिडिटी से हमने शुरू किया था। बिल्कुल। और उसके बाद हम लगातार आगे बढ़ते चले गए थे और काफी सारी ऐसी बातें आपने की जिनसे लोगों को अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में, अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक रहने में मदद मिली होगी। बहुत कॉमन सवाल से शुरुआत करते हुए हम फिर लगातार इस बातचीत में कुछ गंभीर विषयों की तरफ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, बीच में एक जरूरी बात जो आई थी वो ये थी कि आजकल जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो ग्रेन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इन सभी चीजों में हो रहा है। आपने नॉनवेज की भी बात की कि हार्मोनल उपचार के जरिए उन्हें तैयार किया जाता है। इस सब से होने वाले नुकसान से तो बचा भी नहीं जा सकता। तो क्या पेट के रोग होना अब पूरी तरह से पक्का है और इससे बिल्कुल नहीं बचा जा सकता? मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशासन को इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं। मैंने 22 साल का एक यंग लड़का जो इंजीनियरिंग पास करके आया और उसको पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो वो मरीज हमारे पास आया, आप मानोगे नहीं, वहां हमने एक एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी का जो टेस्ट किया उसमें मुझे पता चला कि ये मरीज को 22 साल का लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर आया है, पहला जॉब लगने वाला था उसे, और उसे पैंक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी पे। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। और ये ना सिर्फ पैंक्रियास में कैंसर था, बट ये कैंसर लिवर में फैल गया था। इसलिए उसको पीलिया भी हो गया था। जो 25 वर्ष का जो मेरा करियर है उसमें ये मेरा सबसे कम उम्र का पेशेंट को मैंने पैंक्रियास का कैंसर डिटेक्ट किया। तो आपने बहुत सेंसिटिव बात पूछी है और मुझे लगता है कि आने वाले जो पीढ़ी है हम हेल्दी रहना चाहिए और उसके लिए हमें जो पेस्टिसाइड का जो यूज है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस जो हम यूज करते हैं कृषि क्षेत्र में, उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नियंत्रण की आवश्यकता है। मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी जो स्वस्थ रहना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता है, वो किन लक्षणों पर नजर रखे कि अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो समय पर उसका पता चल जाए उसे? पहले तो अगर आप एक नियमित जीवन जी रहे हो और संयम में खा रहे हो। जी। नियमित और संयम ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जीवन के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नियम और संयम ये दो चीज अगर आपके जीवन में ला सकते हैं तो काफी कुछ हद तक आप रोगों को अवॉइड कर सकते हैं, पेट के रोगों को। जी, ये मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, बात एसिडिटी, मिचली, उल्टियां होना, क्या ये छोटी सी चीजें लाइफस्टाइल की गंभीर बीमारी में परिवर्तित हो सकती है? बिल्कुल। हमेशा कहते हैं हम राय का पहाड़ बनाते हैं। जी। तो ये राय से शुरू होता है। मतलब छोटी सी बात ही
अगर उसको सही समय पे नियंत्रण न करो तो बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। और मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, बॉडी का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, बॉडी का इंटेलिजेंस है, उसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे हूं मैं, तो हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। क्या बात है। इग्नोरेंस इज इक्वल टू सफरिंग। बिल्कुल, अगर आप चीजों को अनदेखा करेंगे तो कष्ट झेलेंगे। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत बॉडी सिग्नल दे रही है तो वो उनको ध्यान दे के आगे बढ़ना है, और अगर वो ध्यान नहीं दिया और चलाया तो बहुत गंभीर स्वरूप वो हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ बीमारियां हैं जो शुरुआत में आपको लगता है कि ये सिंपल सी है जी, पर कुछ समय के बाद बहुत जल्दी वो गंभीर स्वरूप ले लेती है। और मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम उतने ही हमारे हेल्थ के बारे में केयरलेस हो रहे हैं, मतलब बेदरकार है। जी बिल्कुल, क्योंकि अरे कुछ होगा तो देखा जाएगा। मैं आज एक बहुत अहम बात करने वाला हूं हमारे श्रोताओं से। जी, ये मेरे ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख मरीजों का अनुभव है मेरा, जिनसे मैंने बात की है ये 25 सालों में। और मुझे ये सीखने को मिला है कि भारत के लोगों को, बुरा मत मानना श्रोताओं, पर मैं बहुत डायरेक्ट बोलने वाला हूं जी, भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके लिए स्वास्थ्य है वो लास्ट प्रायोरिटी है। उनके जीवन में सब कुछ आगे है प्रायोरिटी। शादी है, फंक्शन है, पार्टियां है, त्योहार है, ये सब कम है तो बहुत ज्यादा है, खुद का स्वास्थ्य लास्ट है। और वो मुझे लगता है कि हमें अभी चेंज करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं ये फिजिकल बॉडी और ये फिजिकल माइंड, यही एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। बिल्कुल, अगर वो आप नहीं संभालोगे तो आपका कुछ भी आगे नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि श्रोताओं, प्लीज अपने हेल्थ के बारे में आप बिल्कुल सतर्क रहिए, सजाग रहिए, और छोटी से छोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इमीडिएटली अटेंड करके सॉल्व करिए। जी डॉक्टर साहब, पीलिया एक बड़ी समस्या है और जाहिर है कि इसका जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं साफ सफाई की अनदेखी है। ये कितनी गंभीर समस्या है पूरे विश्व में और खासतौर पर भारत में, इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी पीलिया के बारे में आपने जो छेड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हेपेटाइटिस मतलब क्या, मतलब लिवर पे जब सूजन आ जाती है तब पीलिया होता है। और उसमें हेपेटाइटिस कुछ वायरसों की वजह से होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, वैसे काफी वैरायटियां हैं। पर कुछ वायरसेस जो हैं वो लिवर को बहुत गंभीर रूप से डैमेज कर सकते हैं। जी, तो मैं पहले वो हेपेटाइटिस के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा हमारे श्रोताओं को। हेपेटाइटिस ए और ई, ये जो 2 वायरस हैं, वो खाने पीने के इन्फेक्शन की वजह से आपके शरीर में प्रवेश हो सकते हैं। तो कहीं अगर साफ सुथरा खाना नहीं है तो ये हेपेटाइटिस, इसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो है संपर्क, जैसे सलाइवा है, सेमेन है, रक्त है, उसके संपर्क से कम्युनिकेबल है। जी, और वो बहुत भयंकर बीमारी है हेपेटाइटिस बी। फॉर्चुनेटली हमारा नसीब अच्छा है कि अभी हेपेटाइटिस जो सी हुआ है वो कंप्लीटली क्योरेबल है 95% केसेस में, और सिर्फ दवाई लेके, मतलब गोली खा के आपको 3 से 6 महीने में आप आपका वायरस क्लियर कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी का। जी, पर ये क्या होता है कि लोगों को अक्सर पता ही नहीं चलता है, उनको पीलिया हुआ है, वो फिर इग्नोर कर देते हैं। लिवर अपने आप थोड़ा फाइट करता है इम्यून सिस्टम के द्वारा, और फिर पेशेंट उसको ध्यान नहीं देता है। स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी, ये 2 वायरस अगर किसी को लगे हैं तो उसका फॉलोअप बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों वायरस आगे चल के लिवर के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। सो पीलिया जब होता है तो आपको ये जानना आवश्यक है कि कौन सा कारण है ये पीलिया हुआ है। ये इन्फेक्टिव का, ये मेडिकल कारण है। तो मैंने आपको हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अगर पीलिया इन्फेक्शन के द्वारा नहीं है पर कोई और कारण है, और वो है सर्जिकल कारण, तो आप पूछोगे सर सर्जरी में कौन सा पीलिया होता है? तो सर्जिकल जॉन्डिस जिसको बोलते हैं हम, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब लिवर के अंदर का जो पित्त जो बनता है, जो पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है, जब खाना पेट में आता है
तो पित्त की थैली से पित्त की नली द्वारा आंत में वो पित्त आता है पैंक्रियास के जूस के साथ, जी, पैंक्रियास के रस के साथ, स्वादुपिंड के रस के साथ। तो ये जो मार्ग है पित्त की नली का मार्ग, वहां पे अगर कोई रुकावट हुई है जिसकी वजह से पीलिया होता है, हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को सिर्फ 2 चीज करने की आवश्यकता है इसमें जांच के लिए। एक, आपको खून का जांच करना है, बेसिक ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर आप ये 2 किए ब्लड टेस्ट में, और आपको एक पेट का सोनोग्राफी करना है। आज सोनोग्राफी और ये बेसिक टेस्ट भारत के हर एक छोटे गांव या तालुका एरिया में अवेलेबल है जी। तो ये सिर्फ 2 चीज करो आप, अगर आपके डॉक्टर ना भी बोले तो ये करो आप, पेट की सोनोग्राफी और एक लिवर फंक्शन टेस्ट, खून का जांच और ब्लड काउंट। अगर ये 3 चीज आपने की तो आपको पता चलेगा कि आपको मेडिकल जॉन्डिस हुआ है, हेपेटाइटिस या कुछ और लिवर की सूजन की वजह से, या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है जी, जिसका सर्जिकल कारण काफी होते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट कॉमन क्या है। पित्त की थैली में पत्थर होना, गॉल ब्लैडर स्टोन आपने शायद सुना होगा जी। अगर गॉल ब्लैडर का पत्थर गॉल ब्लैडर से हटके पित्त की नली में आके फंस जाएगा तो पित्त का प्रवाह आंत के अंदर रुक जाएगा और वो पित्त वापस लिवर में जाएगा और लिवर में से होके खून में मिलके फिर वो पीलिया की तरह वो बाहर आता है। ओहो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन है, सोनोग्राफी पे दिखते हैं, पित्त की नली अगर फूल गई है तो अवश्य मुझे लगता है कि ये पत्थर नीचे जाके अटक गया है और पित्त का प्रवाह अटकाया है और इसकी वजह से पीलिया हुआ है। तो ये बहुत इजीली इसका इलाज अवेलेबल है एंडोस्कोपी से। तो हम क्या करते हैं हमारी यूनिट में, WGI में, एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी, जो मोस्ट एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में, पित्त की नली, गॉल ब्लैडर, लिवर और पैंक्रियास के अध्ययन के लिए जी। तो वो हम करके पता करते हैं। अगर पत्थर छोटी है तो एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी जिसमें 2-5 मिनट लगते हैं, और वही टाइम पे हम ERCP करके हम वो पत्थर को एंडोस्कोपी से निकाल देंगे। पेट पे कोई पंक्चर नहीं, कोई कट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। जी जी। तो ये निदान करके इलाज करना बहुत आवश्यक है और ये हमें जानना है श्रोताओं कि ये मेडिकल जॉन्डिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। तो अगर सर्जिकल जॉन्डिस है तो एंडोस्कोपी के माध्यम से, एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी जिसको हम EUS कहते हैं, वो उससे हम निदान कर सकते हैं, और ERCP जो भी एंडोस्कोपी की प्रक्रिया है जिससे उसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पीलिया की बात करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं और आपने हेपेटाइटिस की बात की। उनके टीकों की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इसे लेकर भी एक तरह से लोगों की लापरवाही है, जागरूकता की कमी है। तो मुझे लगता है कि ये सही जगह है जहां हम हेपेटाइटिस के टीकों के बारे में भी बताते चले। मुझे लगता है कि ये जो हेपेटाइटिस के जो टीके हैं, आज सभी गवर्नमेंट के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये बच्चों के लिए मैंडेटरी हो गया है। तो ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने शुरू किया है, वो बहुत हद तक अभी तक सक्सेसफुल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आगे भी लोगों का अगर उसमें योगदान आ जाए तो ये टीकाकरण होना ही चाहिए। मतलब नवजात शिशु को उनके वहां के जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डॉक्टर हैं, वो माता पिता को वो सलाह लेनी है कि उनका हेपेटाइटिस का टीकाकरण करना ही है। तो बहुत सिंपल सा है। आज मुझे लगता है कि जो हेपेटाइटिस के जो टीकाकरण है वो निशुल्क अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स में। तो लोगों को इसका जरूर लाभ लेना चाहिए और उससे काफी बड़ी हेपेटाइटिस की बीमारी से आप बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं। जैसे कि बीते हफ्ते आपने जब बातें की पेट की बीमारियों की, तो गाने क्लासिकल बेस्ड फिल्म सॉन्ग्स आपने इस्तेमाल किए थे। क्या इस हफ्ते भी आप उसी तरह के गाने सुनवाने वाले हैं? हमारे जो राग बेस्ड म्यूजिक है, ये मेरा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैं खुद म्यूजिक सीखता हूँ थोड़ा। अच्छा, हाँ, क्या बात है। थोड़ा वोकल और मैं तबला की तालीम लेता हूँ जी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी संगीत की संस्था है जहां पे हर एक जो प्रहर है उसके लिए एक राग बने हैं। बिल्कुल। जो आपके शरीर और आपकी जो फिजियोलॉजी है उसके साथ सिंक होता है, उसके साथ एक रिदम होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी हमें थोड़ी, हमारे यूथ जो युवा हैं उनको थोड़ी इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जीवन में, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि पाचन संस्था के ऑर्केस्ट्रा क्या है। जी जी। अन्न नली
जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पित्ताशय और पैंक्रियास। मैं हमेशा कहता हूं ये 7 ऑर्गन है, ये 7 ऑर्गन की ऑर्केस्ट्रा है। क्या बात है। अगर कहीं कोई भी गड़बड़ हुआ एक भी वाजिंत्र में, तो आपका रिदम, जो आपका जीवन का संगीत, पेट का, पाचन का बिगड़ जाएगा। क्या बात है जी। तो ये मुझे लगता है कि संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन का अंग है जी। डॉक्टर साहब, बातें पेट के रोगों की हो रही हैं और उनके बीच में हम कुछ गाने भी सुनवा रही हैं। जाहिर है ये गंभीर बातें हैं। अब बातें थोड़ी और ज्यादा चिंताजनक दायरे में पहुंच रही हैं। पेट के कैंसर के बारे में बीते हफ्ते हमने बहुत थोड़ी सी बात की थी, इसके बारे में जरा विस्तार से बात कीजिए। मैंने जैसे बताया पिछले हफ्ते कि पाचन संस्था के 80 से 90% कैंसर मेरे खुद के 25 वर्षों के अनुभव में असाध्य रहे हैं। मतलब उनका क्योर संभव नहीं है। और ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? यही कारण है कि जब तक हम ये कैंसर का निदान करते हैं तब तक वो रोग असाध्य हो जाता है अपने देश में। और उसका कारण एक ही मैंने जैसे बताया कि हमारे मरीजों को, हमारे श्रोताओं को हेल्थ लास्ट प्रायोरिटी है जी। तो अगर सिम्टम्स है तो आप उसका निदान करो। आपको इमीडिएटली अगर अर्ली स्टेज में कैंसर का निदान होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा,
जापान में स्टमक और फूड पाइप के कैंसर बहुत कॉमन है। कुछ हद तक उनका जेनेटिक मेकअप है, उनकी वजह से होता है, या कुछ हद तक उनका जो भोजन है उसकी वजह से होता है। तो उन्होंने पता किया कि हमारे यहाँ अन्ननली और जठर का कैंसर बहुत प्रचलित है, बहुत कॉमन है। आप मानोगे नहीं, वहां रेलवे स्टेशन पे एंडोस्कोपी होती है। मतलब इतना कॉमन उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोग्राम बना दिया कि आज कोई भी पेशेंट, अगर फैमिली में किसी को कैंसर है, से किसी को कोलोन कैंसर है, तो आज ये गाइडलाइंस है अमेरिका और विकसित देशों में कि किसी भी पेशेंट को कोलोन कैंसर है, उसके जो डायरेक्ट ब्लड लाइन में जो रिलेटिव हैं, जैसे किसी के पिताजी को कैंसर हो गया है कोलोन में, बड़ी आंत का, तो उनके जो बच्चे हैं और उनके भाई बहन हैं, उनको 45 साल के बाद कोलोनोस्कोपी आवश्यक है स्क्रीनिंग प्रोसीजर के तौर पे। ये स्क्रीनिंग हमारे यहां होता नहीं है जी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहां कैंसर असाध्य अभी तक रहा है ज्यादातर पेशेंटों में जी। तो मुझे लगता है पहले तो कि हमें, अगर किसी के फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, डाइजेस्टिव कैंसर मतलब अन्ननलिका, जठर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये 7 अवयवों में कहीं किसी को कैंसर है फैमिली में जी, और अगर पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर उनका इलाज करना चाहिए। तो मैंने जापान का जैसे बताया, मैं आज आपको बताता हूं कि जापान में 40% अन्ननलिके और जठर के कैंसर एंडोस्कोपी से निदान और एंडोस्कोपी से उपचार होता है आज, और उनका क्योर रेट है ऑलमोस्ट 95%। इतने सक्सेसफुल है? यस, इसका कारण है बहुत जल्दी निदान होता है। बहुत अर्ली स्टेज में आप अगर एंडोस्कोपी से पकड़ ले तो अन्ननली जठर का कैंसर, तो आप एंडोस्कोपी से ही वो टाइम पे निकाल सकते हो। ये प्रक्रिया जो एंडोस्कोपी से निदान और ट्यूमर को एंडोस्कोपी से निकालने की प्रक्रिया में पिछले 20 साल से कर रहा हूं भारत में। जी जी। पर हमारे यहां लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता नहीं है, इसीलिए लोगों को पता ही नहीं कि ये हो सकता है। तो अगर आप कैंसर का निदान जल्दी करोगे तो आप बड़े ऑपरेशन या बड़ी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से बच सकते हो। तो आपने बहुत अहम सवाल किया। मुझे लगता है कि कैंसर को, अगर हमें कैंसर के ऊपर विजय पाना है तो उसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ना है, तो ही वो क्योरेबल है, नहीं तो ये अभी भी असाध्य है हमारे देश में। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं यंग पेशेंट हो, बहुत युवा पेशेंट को ऐसे देखता हूं। वो 22 साल का, जो मैंने पिछले हफ्ते आपको एक वाकया सुनाया, उसको जॉन्डिस हुआ था, तो मैंने आगे जैसे जॉन्डिस की बात की, वहां पैंक्रियास के हेड में कैंसर था और वो पैंक्रियास का हेड कैंसर की वजह से पित्त की नलिका दब गई थी, उसमें उसकी वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ। तो जैसे ही पैंक्रियास के कैंसर बहुत लेट स्टेज में हमें निदान में आते हैं, आई एम श्योर हमारे श्रोताओं को मालूम है कि पैंक्रियास का कैंसर कितना डेंजरस है, कि जो पैंक्रियास के एडिनोकार्सिनोमा के पेशेंट्स हैं उनका निदान बहुत लेट स्टेज में होता है, तो 98% असाध्य है वो रोग जी। तो इसका कारण यह है कि आपको बहुत अर्ली स्टेज में उसका निदान करना है। और अर्ली स्टेज में कैसे निदान करोगे? अगर फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रांग कैंसर का हिस्ट्री है तो आपको वो एंगल से सोच के वो पेशेंट को अप्रोच करना है कि उनको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन लगेंगे, ताकि हम उनको बहुत अर्ली स्टेज में कोई बीमारी हो वो पकड़ पाएं। जी डॉक्टर साहब, ये पेट के कैंसर की बातें की और ये बातें काफी चिंता में डालने वाली बातें हैं। यहाँ एक गाने के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना अब आपने चुना है? मुगले आजम का हम सुनेंगे। करते हैं बेकार की
डॉक्टर साहब, बातें ये हो रही हैं कि किसी भी तरह की पेट की गंभीर बीमारी जो है उसका अगर सही समय पर पता लग जाए तो फिर उपचार आसान हो जाता है और व्यक्ति किसी भी तरह की मुसीबत से बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बातें हमने इस गाने से पहले ये सारी बातें हमने की हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जापान की, अमेरिका की बातें की जहां बहुत शुरुआती स्तर पर चीजों को पहचान लिया जाता है और फिर उनका निदान किया जाता है, इसलिए किसी भी तरह की गंभीर बीमारी को पहचान के उससे बाहर निकलने की उनकी दर बहुत ज्यादा है। किस तरह के नए उपचार, किस तरह की फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन इन दिनों में सामने आ रही हैं पेट की बीमारियों से जुड़ी हुई? हम बढ़ रहे हैं एडवांसमेंट में। फॉर्चुनेटली मुझे भारत का प्रतिनिधित्व एज एन एक्सपर्ट 50 देशों में मैंने किया है जी। एज अ विजिटिंग प्रोफेसर और एक्सपर्ट मैंने लेक्चर्स दिए हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस किए वर्ल्ड वाइड। तो मैं जब भी वहां जाता हूं और देखता हूं कि विज्ञान कितना आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लगती है, जैसे मैंने आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में बताया जी। मुझे लगता है कि एक एंडोस्कोपी के कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है अगले 2-4 सालों में, जिनसे टाइप 2 डायबिटीज और ये फैटी लिवर की समस्या शायद एंडोस्कोपी से उसका उपचार संभव हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वर्ल्ड में। आज $1 ट्रिलियन की डायबिटीज की ड्रग इंडस्ट्री है जी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजी है, नई इनोवेशंस हैं, जो बाहर आने में क्यों समय लगता है,
और मुझे आशा है कि जैसे जैसे मैं जब सर्जन बना था गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, तब एक डिक्टम था कि बिग सर्जन्स विल टेक बिग इंसिजन ऑन एब्डोमेन। मतलब जितना बड़ा सर्जन उतना बड़ा पेट पे काप रहेगा जी, उतना बड़ा चीरा लगाएगा। हाँ, वो एक डिक्टम था आज 25 साल पहले। अब बिग सर्जन्स टेक नो इंसिजन, उल्टा हो गया पूरा। मतलब क्या ये विज्ञान का जो ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हुआ है, हमने खुद अपने जीवन में देखा है। सेलफोन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी 20 सालों में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो ट्रांसलेट हुआ है मेडिकल साइंस में भी। और मुझे लगता है कि आज अगर मुझे कोई पूछे कि कितने प्रतिशत पेशेंटों में डॉक्टर साहब पेट खोल के या फिर पेट में होल करके ऊपर, जिसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, वो करके सर्जरी करनी पड़ेगी पेट के रोगों के मरीजों को। अगर मुझे कोई एस्टिमेट पूछेगा आज से 5 साल के बाद, मैं कहूंगा कि 10 में से 8 मरीज पेट का ऑपरेशन बचा सकते हैं, चाहे वो दवाई हो या फिर एंडोस्कोपिक टेक्निक से। क्या बात है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा उल्टा हो जाएगा। आज सिर्फ 20% लोग एंडोस्कोपी से उपचार ले रहे हैं, पर अगले 5-10 साल में ये पूरा रेशियो रिवर्स हो जाएगा, जब ज्यादा एक्सपर्ट्स ये फील्ड के हर जगह पे ट्रेन होके अवेलेबल हो जाएंगे। जी। तो हमारा WGI जो है, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट, जहां से हमने टोटल अब तक 450 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में जो उन्होंने हमारे यहां शिक्षा पाई है, और पूरे वर्ल्ड से, मतलब 35 देशों से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे यहां विजिट करने आते हैं, हमारा काम कैसे है वहां से सीखने आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आगे चलने वाले अगले 5-10 सालों में हम देखेंगे कि पेट का ऑपरेशन, पेट खोल के या फिर लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन की जो आवश्यकता है वो बहुत कम हो जाएगी। आपने कोलोन कैंसर के बारे में सुना होगा जी, और मैंने आगे बताया भी था उसके बारे में। तो कोलोन कैंसर, मुझे लगता है अगले 5-10 सालों में कोलोन कैंसर सर्जरी स्पेशली विकसित देशों में सिर्फ 10% रहेगी। 90% पेशेंट को एंडोस्कोपी से उसका इलाज हो जाएगा, क्योंकि वहां स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। हमारे यहां अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन से कैंसर को हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम में लाएं। तो मुझे लगता है कि हमारा प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है हेल्थ के विषय में भी, हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी, और आगे चल के ऐसे कुछ हम प्रोग्राम लाएं जिससे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन ज्यादा इंप्लीमेंट कर सके लोगों में, क्योंकि वी हैव हर्ड दिस कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन भारत में लाना चाहिए, उसके ऊपर जोर देना चाहिए, ताकि हम बीमारी को ही बचा ले, क्या कि उसको बीमारी को ठीक करने की आवश्यकता ना हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये भविष्य में आने वाले नए उपचार के बारे में। यहां एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आगे की कुछ और बातें की जाएंगी। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। जल गए जो धूप में तो छाया हो गए, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए। आसमां का कोई कोना थोड़ा सो गए, जो गुजर बस हो उस पे गुजर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते
खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। उसको शहर करते हैं, राह पे रहते हैं, यारों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि पैंक्रियास के कौन कौन से रोग हैं और उनका किस तरह का उपचार इस समय उपलब्ध है? पहले तो मैं श्रोताओं को बताऊंगा कि आज हार्ट ट्रांसप्लांट संभव है, लिवर ट्रांसप्लांट संभव है, किडनी ट्रांसप्लांट संभव है जी, पर अभी भी मेरे हिसाब से सक्सेसफुल एंड वाइडली अवेलेबल पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। अभी भी एक्सपेरिमेंटल है वो। पैंक्रियाज ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है हमारे शरीर में जी, जो अंतःस्त्राव और पाचक रस का निर्माण करती है। अंतःस्त्राव में मेन निर्माण है इंसुलिन का और ग्लूकागॉन, जो हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है जी, जो हम शुगर है, ब्लड शुगर है, उसका कंट्रोल करता है। और जो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है और वो है पैंक्रियाटिक जूस, मतलब पैंक्रियास का रस, पाचक रस जिसको हम कहते हैं, जो हमारे प्रोटीन, हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट को वो पचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पैंक्रियाज का अगर किसी को अटैक आता है, पैंक्रेटाइटिस जिसको हम कहते हैं जी, इसके मोस्ट कॉमन कारण है एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन, जिनको पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है गॉल ब्लैडर में पत्थर। जैसे मैंने आगे बताया था कि पित्त की थैली से अगर नली में पत्थर आ गई तो पीलिया भी हो सकता है, पर अगर वो पत्थर नीचे आके पैंक्रियाज और पित्त की नलिका के मुंह पे, जहां पे आंत में खुलता है, वहां अगर अटक गई तो पैंक्रियाज फूट सकता है। और अगर पैंक्रेटाइटिस गॉलस्टोन की वजह से होता है, वो बहुत सीरियस पैंक्रेटाइटिस होता है जी।
और मैंने बहुत सारे यंग पेशेंटों को देखा है। तो मैं यहाँ श्रोताओं को एक छोटी सी चेतावनी दूंगा, अगर आपको किसी ने बताया कि आपके पित्त की थैली में पत्थर हो गए, छोटे छोटे पत्थर हैं, अगर आपकी आयु 40 साल के नीचे है तो आपको ये पित्त की थैली के पत्थर को लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको वो पित्त की थैली का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ये मेरा खुद का अनुभव बोल रहा है, क्योंकि मैं ये यंग पेशेंटों को देखता हूं जिनको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है पत्थर की वजह से। तो कुछ ऐसी गाइडलाइन है कि अगर डायबिटीज है और पत्थर है तो आपको इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस इतना खतरनाक बीमारी है कि बहुत सारे पेशेंट वो बीमारी की वजह से आईसीयू में चले जाते हैं और वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस किसी को हो गया है, जिसमें पैंक्रियास फूट गया और पानी पूरा भर गया पैंक्रियास के आजू बाजू, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये बहुत सीरियस बीमारी है। तो लोगों को यह जानना जरूरी है कि अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि मुझे पैंक्रेटाइटिस हुआ है पर कारण मालूम नहीं है, तो आपको इसका कारण पता करके दोबारा ये न हो उसकी स्टेप्स लेने चाहिए। तो उसमें सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन मेरा अनुभव से एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी, जिसको हम EUS कहते हैं जी, वो टेस्ट से हमें पता चलेगा कि पैंक्रेटाइटिस का कारण क्या है और फिर उसका हम उस हिसाब से एंडोस्कोपी से भी इलाज कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के पैंक्रेटाइटिस हैं। एक है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एकदम जबरदस्त पहली बार अटैक आ गया। दूसरा है रिकरेंट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, उसको क्या होता है कि हर कुछ महीनों में पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस का दौरा पड़ता है। और जैसे जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आपकी त्वचा पे मैंने कहीं पे घाव कर दिया, तो जैसे घाव पहली बार होगा तो भरेगा तो वहां की जो त्वचा है थोड़ी कड़क हो जाएगी। सपोज हम सेम जगह पे त्वचा पे वापस वहीं पे घाव कर दे, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे 5 बार में अगर घाव कर दो वही जगह पे, तो जो घाव जब भरेगा पिछली 5वीं बार तो वहां लकड़े जैसा घाव हो जाएगा, इतना कड़क हो जाता है जी। सेम चीज पैंक्रियास के साथ होती है। बार बार अटैक आने की वजह से पैंक्रियास लकड़े जैसा हो जाता है और तब वो तब्दील होता है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में। तो श्रोताओं, मेरी आपसे आग्रह है, अगर आपको किसी को भी अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का आपको जानते हो या किसी को है बीमारी, उनको एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी का निदान, उसका पैंक्रियास का मैपिंग और एंडोस्कोपी से उसका उपचार संभव है। ये लोगों में जानकारी नहीं है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये पैंक्रियास की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी का उपचार का बहुत बड़ा रोल है। आज के जमाने में वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये जानकारी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, ये जो सोनोग्राफी है ये भारत के किन शहरों में उपलब्ध है और ये किस तरह से अब बढ़ रही है? द एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैंने भारत में इसकी शुरुआत की EUS की 1998 में, और फिर आज तकरीबन भारतवर्ष में 250 सेंटर्स हैं जहां एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध है। तो प्रॉब्लम ये क्या है कि एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी जैसे हर एक सोनोग्राफी ऑपरेटर डिपेंडेंट है, तो वो एक उसका डिसएडवांटेज है कि ऑपरेटर का कितना अनुभव है उसके ऊपर उसका इंटरप्रिटेशन है। और ये टेक्नोलॉजी है, महंगी भी है, इसलिए बहुत सारे लोग वो खरीद ही नहीं सकते और जब तक आप उसको सीखो तब तक उसमें वक्त भी लगता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत उचित है और बहुत एडवांस है, पर उसके सेंटर्स बहुत कम है भारत में, हालांकि फिर भी 250 है। आप मानोगे जापान में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के तकरीबन 2000 सेंटर्स हैं। क्या बात है! इतने छोटे से देश में और 2000 सेंटर है, हमारे यहाँ सिर्फ 250 सेंटर है। हमारा ये प्रावधान है। मैं सोसाइटी ऑफ GI एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट हूं अभी। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि मैं हमारे आने वाले जो यंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एंडोस्कोपिस्ट हैं, उनको हम प्रेरित करें कि ये टेक्नोलॉजी वो सीखें और भारत के हर कोने में उसका उपयोग हो और लोगों को उसकी सहायता मिले। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के आधारित कोई अच्छा सा गीत सुनाएं आप। बिल्कुल, सीमा फिल्म का ये गाना सुना जाए, लता मंगेशकर की आवाज है।
डॉक्टर साहब, पेट की बीमारियों के बारे में हमने 2 हफ्ते की ये लंबी बातचीत सेहतनामा कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के लिए की। चलते चलते आप उस आम आदमी से, हमारे उस श्रोता से जो देश के कोने कोने में बल्कि दुनिया के कोने कोने में इस कार्यक्रम को सुन रहा है, क्या बात कहना चाहेंगे बेहतर जीवन शैली के लिए? मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पुराने जो हमारा ज्ञान विज्ञान है भारत देश का, उसमें प्राणायाम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है जी। और वो प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो सांस लेते हो वो बाहर का एटमॉस्फेयर से एंट्री आपके लंग्स में आती है और वहां से फिर पूरा आपके बॉडी के में भ्रमण होता है उसका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेन देन प्रदान आदान प्रदान है वो। वैसे ही बाहर से कुछ चीज आपके शरीर के न्यूट्रिशन के लिए, आपके शरीर के ग्रोथ के लिए अगर आती है, वो है पाचन संस्था के द्वारा। मतलब आपने खाना खाया, कुछ द्रव्य पिया, वो पाचन शक्ति अगर आपकी अगर कमजोर है तो आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम स्वस्थ रखा तो आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी, आपकी दृष्टि भी स्वस्थ रहेगी, आपका ओवरऑल जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि हमने मरीजों में देखा है कि जब हमने उनका डाइजेशन इंप्रूव किया, उनका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी इंप्रूव हो गया। क्या बात है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिसको हम कहते हैं माइंड गट एक्सिस। ये एस्टैब्लिश विज्ञान है जिसमें कहते हैं कि ब्रेन के बाद अगर सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी के अंदर है तो वो है इंटेस्टाइन, ब्रेन के बाद जी। तो वो इंटेस्टाइन इतना सक्षम है हमारे विचारों को कंट्रोल करने में। इसीलिए अगर पाचन संस्था स्वस्थ है तो बहुत बड़ा ये चांस है कि आपका मन भी बहुत स्वस्थ रहेगा। मैं कहता हूं अगर जिसका पेट स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेरी गट फीलिंग है। ये गट फीलिंग नथिंग एल्स बट ये पाचन संस्था और मन का डायरेक्ट कनेक्शन है जी। तो मुझे सिर्फ श्रोताओं से एक ही विनती है कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को 100% स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। उसके लिए जो कुछ भी लगा वो करिए ताकि आप पूरा जीवन स्वस्थ रहे और समृद्ध रहें। क्या बात है। डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं और उसके बाद अपनी बातों को खत्म करेंगे। निसा गमपनी सररा हारे मितवा जन्म जन्म से है हम तो प्यासे आ संग मेरे गा निसगम पने सरगा हारे मितवा जन्म जन्म से है हम तो प्यासे आ संग मेरे गा निसगम पने सरगा। सपना देखी मेरे खोए खोए नैना मितवा मेरे आप भी सीख ले सपने देखना। सपना देखी मेरे खोए खोए नैना मितवा मेरे आप भी सीख ले सपने देखना। नि द प म ग रे सा नि स ग म प नि स रे गा रे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे आ संग मेरे गा नि स ग म प नि स रे गा।
गहराइयां आजा कट जाए मेरी तन्हाइयां भी जा बरसा दे प्रीत का सावन बरसों के जलते मन बुझ जाए अगन भी जा बरसा दे प्रीत का सावन बरसों के जलते मन बुझ जाए अगन रि सा नि सा नि द प द प म ग म ग रे सा नि सा ग म प नि सा रे गा रे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे संग मेरे गा नि सा ग म प नि सा रे गा ग प द नि दा ग प द नि द नि द प ग प द नि दा सा ग प द द नि सा द नि प द नि प द ग म द प प नि प रे नि प ग सा नि सा प द नि द ग म प ग म रे सा नि सा ग म प नि सा रे गा रे मितवा जन्म जन्म से हम तो प्यासे संग मेरे गा नि सा ग म प नि सा रे गा डॉक्टर विपुल रॉय राठौड़ बहुत जरूरी जानकारियां पेट के रोगों से जुड़ी हुई अपने इस कार्यक्रम में दी और 2 हफ्ते की ये लंबी बातचीत अब यहां खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल राय राठौड़ से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। विषय था पाचन संस्थान से जुड़ी बीमारियां। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, तकनीकी सहयोग सुषमा सुरड़कर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीना।